नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा नया चैप्टर शुरू हो चुका है जिसका नाम है संधि। क्या संधि हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है और हम जितना भी हमने शुरू किया था, हमने संधि को थोड़ा सा शुरू भी कर लिया था। अब उससे आगे हम संधि को देखते हैं, उससे आगे हम संधि को अच्छे से देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है? हमारा टॉपिक चला हुआ है संधि। क्या चला हुआ है? संधि हमारा टॉपिक चला हुआ है। तो आज हम संधि को अच्छे से शुरू कर देते हैं। मैंने आपको संधि के बारे में बताया था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि नियमों से बने शब्द को वापस उसके मूल रूप में तोड़ देना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और अब आज हम देखते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसमें स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर संधि के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी नियम हम पढ़ेंगे वो स्वर से संबंधित पढ़ेंगे, ठीक है। और स्वर संधि में हम टोटल 11 स्वरों के नियम को पढ़ेंगे। कितने? जितने भी 11 स्वर हैं उनके नियम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, आज का जो संधि के मैंने स्वर संधि के आपको प्रकार भी मैंने आपके बता दिए थे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, डी जी वी वाई ए। क्या बताया? डी जी वी वाई ए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। डी जी व्या में, वी वाई ए व्या। क्या? वी वाई ए क्या बना? व्या। और डीजी, भाई डीजी आ गया व्या में या डीजे बज गया व्या में। अब डीजे नहीं हो सकता डीजी, तो डीजी लगा लीजिए कि डीजी आ गया व्या में, तो डीजी व्या में। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हम सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि क्या होती है इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं और अच्छे से इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि एक ही मूल स्थान से उच्चारित, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए, एक ही मूल स्थान से उच्चारित, मूल स्थान से एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। एक ही बात है, क्योंकि स्वर संधि के ही प्रकार है, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये सब स्वर संधि के ही प्रकार है, तो देखते हैं हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के बारे में अब कुछ नियम है जो अच्छे से आप लोगों को लिखने होंगे। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, एक ही मूल स्थान का मतलब है, जैसे कंठ और कंठ से स्वर की बात चल रही है। यहाँ पे कोई भी व्यंजन के बारे में नहीं सोचेगा, व्यंजन को बिल्कुल भूल जाइए। अभी हम स्वर के बारे में ही बात करते हैं। क्या? अभी हम स्वर के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कंठ और कंठ एक ही मूल स्थान हो गया, कंठ और कंठ वाले का मेल होगा, या फिर आपका तालु और तालु वाले का मेल होगा, या फिर मूर्धन्य और मूर्धन्य वाले का मेल होगा। जिसका भी मेल होगा वे सभी अपने मूल स्थान में बदल जाते हैं, अपने मूल स्थान से ही उनका मेल होता है, मूल स्थान से ही उनका मेल होता है। जैसे ए का मेल या तो ऐसे होगा या फिर आ से होगा, या यहाँ पे भी ए या आ का मेल किसी से भी हो सकता है, तो भी क्या आएगा? आ ही आएगा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है दीर्घ, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। अब देखिए, मैंने कहा है ए या आ, ये क्या होता है? ये है ह्रस्व स्वर। क्या? ये ह्रस्व स्वर है और ये क्या है? दीर्घ स्वर है।
ये हस हो गया, ये दीर्घ हो गया। यहाँ पे ये क्या हुआ, ये आपका हस हुआ और ये क्या हुआ, ये दीर्घ हुआ। लेकिन ये क्या हुआ, ये आपका दीर्घ स्वर हुआ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, दीर्घ का मेल हसु से होता है तो भी दीर्घ बनेगा, हसु का दीर्घ का मेल दीर्घ से होता है तो भी हसु बनेगा, हसु का मेल हसु से होता है तो भी दीर्घ बनेगा, और हसु का मेल दीर्घ से होता है तो भी दीर्घ ही बनेगा। मैं ये लाइन भी लिखूंगा और मैं अलग से भी लिखूंगा। पहले मैं यही लाइन लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हसु दीर्घ नहीं बताया आपने, सर आपने ऐसा नहीं बताया, सर आपने ऐसा नहीं बताया, जबकि मुझे बताना चाहिए। मैं बता देता हूँ आज आपको ये सब कुछ। ठीक है, मैंने पहले भी संधि पढ़ाई है और पहले भी हमने अच्छे से क्लियर की थी, लेकिन आज कोशिश करेंगे और बेस्ट तरीके से हम इसे कर सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसे आप लोगों को नोट करना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको दिखाई दे नहीं रहा है, थोड़ा सा कैमरे में आज दिक्कत है, आज बहुत ज़्यादा नीचे तक दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा बोर्ड ऊपर छूटा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा बोर्ड आज ऊपर छूट गया है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसका सॉल्यूशन बाद में करेंगे, पहले क्लास कर लेते हैं ये। चलिए अब देखिए आप, मैंने कहा था अगर हसु का मेल किससे होगा, हसु से होगा। आप हसु स्वर जानते हो ना क्या होते हैं, तो क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि हसु का मेल किसी भी हसु स्वर का मेल, हम स्वर की बात कर रहे हैं, अब मैं बार बार स्वर नहीं लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और समझ जाएंगे। ठीक है, हसु स्वर का मेल दीर्घ से होगा, किससे, दीर्घ स्वर से होगा, तो क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। लेकिन एक बात और याद रखना है, ये सभी एक ही मूल स्थान से उच्चारित है, मूल स्थान समान, इनका मूल स्थान समान है, कोई भी मूल स्थान अलग नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं हसु का मेल दीर्घ से हुआ तो भी दीर्घ। अब देखते हैं हसु का मेल, अब दीर्घ का मेल देखते हैं। प्लस से पहले अगर दीर्घ आ गया, कोई भी दीर्घ स्वर आया और दीर्घ, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, एक ही मूल स्थान से, जैसे कै सॉरी कै छोड़ दीजिए, वो व्यंजन है, ए आ, ए और ए कंठ से, आ ता ई तालव्य से, उ मूर्धन्य ओष्ठ्य से, ठीक है ना, री मूर्धन्य से, ए कंठ तालव्य से, ओ कंठ ओष्ठ्य से, ऐसे बोल रहा हूं मैं। तो ये एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के मेल के नियम है। दीर्घ स्वर का मेल अगर दीर्घ से हुआ तो क्या बनेगा, फिर भी आपका दीर्घ स्वर ही बनेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि दीर्घ स्वर का मेल किससे हो गया, दीर्घ स्वर का मेल हसु स्वर से हो गया, किससे, हसु स्वर से हो गया, तो क्या बनेगा आपका, फिर भी आपका दीर्घ ही बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा। बन गया दीर्घ, कोई सी भी कंडीशन हुई, लेकिन बनेगा क्या, बनेगा तो आपका दीर्घ ही। ठीक है, इनमें से कोई सी भी कंडीशन अगर आपके सामने आती है तो आप लोग देख सकते हो कि बनेगा तो दीर्घ ही। अब मैं नियम लिखवा रहा हूं, आप लोग साथ साथ नोट करना, ये नोट कर लीजिए, किसी को भी अगर नोट करना है, क्योंकि ये भी आवश्यक है, समझ में आना चाहिए। अगर आपको हस्व और दीर्घ का ज्ञान है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये देखिए, ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं नियम लिखना। जैसे ए का मेल यदि ए का मेल किससे हुआ, ए से हुआ, यदि ए का मेल ए से हुआ तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा, सॉरी आ बनेगा। ठीक है, यदि ए का मेल किससे हुआ, आ से हुआ, तो क्या बनेगा, तो भी आ ही बनेगा। ये कंठे है दोनों, ये कंठे है दोनों, कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, अगर मैंने उल्टा कर देता हूं कि आ का मेल यदि मैं ए से कर देता हूं तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। और अगर मैं आ का मेल आ से कर देता हूं तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। क्या बनेगा, तो भी आ ही बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक ये हो गया नियम, दीर्घ स्वर संधि के हम नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना भाई, आ का मेल आ से, दोनों कंठे हैं, सभी कंठे कंठे का मेल हो रहा है। अब हम देखते हैं आपका तालव्य का, यदि ई का मेल ई से होता है तो क्या बनेगा, अपने दीर्घ रूप में आ जाएगा, क्योंकि नाम ही दीर्घ स्वर संधि है, बड़ा ई। यदि बड़ी ई छोटी ई का मेल बड़ी ई से होता है तो क्या बनेगा,
फिर भी दीर्घ रूप में आ जाएगा। अगर बड़ी ई का मेल आपका छोटी ई से होता है तो क्या बनेगा, तो भी आपका दीर्घ में ही आ जाएगा। और बड़ी ई का मेल यदि बड़ी ई से होता है तो भी क्या होगा, आपका दीर्घ रूप में आ जाएगा। ठीक है। जब मैंने पहली बार संधि पढ़ाई थी तो मैं सारे नियम आप लोगों को नहीं लिखवा पाया था, मैंने लिखवाए सारे थे लेकिन मैंने ऐसे करके लिखाए थे, जैसे ए और आ प्लस आ प्लस या ए, ऐसे करके मैंने लिखा दी थी। उसमें कुछ बच्चों को पक्का प्रॉब्लम रह गई होगी, इसलिए मैंने आज खुल के लिखवा दिया आराम से। ठीक है, आज मैंने बिल्कुल खुल के आराम से इसे नोट करा दिया है। अब आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ई और आ का नियम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका क्या ऊ और ऊ का नियम। क्या हम ओष्ठ वालों का, जो होठ से बोले जाते हैं, यदि छोटा ओ, यदि ऊ और ऊ का नियम होगा तो क्या बनेगा, अपने दीर्घ रूप में आ जाएगा, ऊ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि छोटे ऊ का मिलन अगर मेल बड़े ऊ से होता है तो क्या बनेगा, फिर भी बड़ा ऊ बनेगा। अगर छोटे ऊ का मेल किससे हो जाता है, बड़े ऊ से हो जाता है, किससे, सॉरी, बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से होता है तो क्या बनेगा, फिर भी दीर्घ रूप में रहेगा। और बड़े ऊ का मेल अगर छोटे ऊ से होता है तो क्या बनेगा, फिर भी अपने दीर्घ रूप में ही रह जाएगा। क्या होगा, दीर्घ रूप में ही रह जाएगा। ठीक है ना, ये अपने कहीं में रह जाएगा, दीर्घ रूप में ही रह जाएगा। अब हम देखते हैं री का नियम, क्योंकि इसमें सभी मूल स्वरों का उपयोग होता है। किसका, जो आपके या तो आपके संधि स्वर होंगे या फिर आपके कौन से होंगे, ह्रस्व स्वर होंगे, दीर्घ और ह्रस्व का ही। ठीक है ना, उसमें उन्हें उनका ही नियम पढ़ा जाता है, जो आपके एक ही मूल स्थान से बोले जाते हैं, ना कि अलग अलग से। जैसे आपके ए कहीं से बनता है, दो से, ए और ई से बनता है ए, लेकिन वहां पर ए और ई अलग अलग से बन जाता है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, री का नियम। अगर हम री की बात करते हैं, री का मेल अगर री से होता है तो क्या बनेगा, री ही बनेगा। क्या बनेगा, अगर री का मेल री से होता है तो क्या बनेगा, री ही बनेगा। तो ये सारे नियम आप लोग नोट कर लीजिए, सब अपने दीर्घ रूप में चलेगा। री का कोई अलग से दीर्घ रूप नहीं है, तो इसलिए हम इसको अलग से दीर्घ रूप में नहीं लिख पाते हैं। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो मैं इससे आगे कर लेता हूं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा ना, समझ में आ गया होगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंठ का मेल कंठ से होगा तो भी दीर्घ में, तालु का मेल तालु से होगा तो भी दीर्घ में, ओष्ठ का मेल ओष्ठ से होगा तो भी दीर्घ में, और री का मेल री से होगा तो री ही रह जाएगा। और इसमें किसी अन्य का मेल किसी दूसरे से नहीं होता। दीर्घ स्वर संधि में उन्हीं वर्णों का मेल होता है, उन्हीं स्वरों का मेल होता है जो स्वर एक दूसरे के एक ही मूल स्थान से बोले जाते हैं, जो स्वर एक ही मूल स्थान से बोले जाते हैं, बस उनका ही मेल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो हम देखते हैं, एग्जाम्पल होगा आपका कोण प्लस आर्क। क्या होगा, कोण प्लस आर्क, कोणार्क। मैं सोच रहा हूं कि पहले आपको अच्छे से संधि को समझा देता हूं, वो शब्द बन जाएंगे फिर। कोण प्लस आर्क, कोण प्लस आर्क, क्या होगा, कोण प्लस आर्क, सॉरी आर्क नहीं होगा, ये अर्क होगा। क्या होगा, ये अर्क होगा। ठीक है, कोण प्लस अर्क। देखिए, कोण प्लस अर्क, जब भी आप संधि के किसी भी नियम को आप तोड़ते हो, संधि के आप किसी भी नियम को तोड़ते हो, किसी शब्द को दो अलग अलग भागों में तोड़ देते हो, उसका संधि विच्छेद कर देते हो, तो उसका मतलब है कि दोनों संधि विच्छेद हुए शब्दों का अर्थ होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए कोण प्लस अर्क, मैंने आपको बताया था कि एक स्वर ऐसा है जो अमात्रिक होता है। कौन सा स्वर है वो, कमेंट करिए और बताइए। आपके पास लाइव कमेंट का ऑप्शन है, तो लाइव कमेंट करिए मुझे, मैं आंसर पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट करिए मुझे, बताइए। लाइव कमेंट करिए, मुझे आंसर जानना है। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर साथ साथ दीजिए मुझे।
जब हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो हमारे सामने हेजिटेशन होती है कि जब सर हमसे पूछते हैं तो हमें क्लास में खड़ा कर दिया जाता है, खड़ा होइए आप बताइए। तो इतनी क्लास हमारे आसपास होते हैं, लगभग 50, 100, 200 बच्चे हमारे सामने बैठे रहते हैं, तो हम कुछ भी बोलने में बहुत झिझक होती है, हमें बहुत हेजिटेशन होती है। लेकिन ऑनलाइन का एक फ़ायदा और है कि आप लोग अपने सवाल के जवाब को आराम से दे सकते हो। आपका नाम जाएगा और नाम में भी कुछ नहीं है कि कुछ ने बच्चों ने कैसे नाम लिखे हुए, कुछ ने कैसे, तो नाम जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अपनी आत्मा को पता चलता है, अपने मन को पता चलता है कि हमने सही दिया या गलत दिया। अगर सही जवाब देते हैं तो खुशी होती है और गलत देते हैं तो हमें ये ज्ञान मिलता है कि आगे से हमें आंसर क्या देना है। तो ऑनलाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आप ऑफलाइन में कोई क्लास ली और वो क्लास छूट गई तो वापस बताइए कब होगी। अगर कोई सेशंस आपका पूरा छूट जाता है, अगर संधि का पूरा चैप्टर छूट जाता है, तो आप बताइए आप उस सेशन को कब लोगे, वापिस जाके लोगे? नहीं, सर उसको दोबारा नहीं कराएंगे जब तक कोर्स दोबारा शुरू नहीं होगा। अगर कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद कुछ करा दे, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, आपको सारी वीडियो पीछे मिल जाती है। होता है ना फ़ायदा? तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे ऑनलाइन में हो जाते हैं। ऑनलाइन में अगर बच्चे ऑफलाइन पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे बच्चे ऑफलाइन पढ़ने के लिए गए, अब बड़े बड़े सेंटर है, किसी विशेष सेंटर का नाम नहीं लूँगा मैं, बड़े बड़े सेंटर है, एक सेंटर में 100-200 बच्चे बैठे होते हैं। अब मुझे ये बताइए एक टीचर से कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? सामने के 20-30 बच्चे बस, उसके बाद बच्चे टीचर को नहीं अच्छे से देख पाते, नहीं पढ़ पाते। और थोड़ी सी कोशिश करोगे तो 50 हो जाएंगे, 60-70 बच्चे हो जाएंगे जो टीचर को सामने से बैठ के पढ़ सकते हैं। वे 60-70 नहीं जाएंगे, लेकिन आप कहते हो तो पूछा दिए मैंने। अब बचे हुए लास्ट के 100 बच्चे में से 30 बच्चे वो कैसे पढ़ेंगे? जो सबसे पीछे बैठे हैं बस ऐसे बैठे रहेंगे। चल रहा है, क्योंकि 30 बच्चों के लिए प्रोजेक्टर नहीं लगाया जाएगा। अगर क्लास में 150 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो हर 50 बच्चों के बाद प्रोजेक्टर दे दिया जाएगा। हर 50 बच्चों के बाद आपको प्रोजेक्टर दे दिए जाएंगे और आपको एक स्क्रीन होगी, उस पर आप देख रहे होंगे। तो क्या वहाँ पे ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो आप लोग? वहाँ पे भी तो आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, ऑफलाइन तो वहाँ पे है ही नहीं। वो ऑनलाइन ही तो आपके लिए प्रोजेक्टर, बस पढ़ रहे हो। पढ़ने का मन होना चाहिए तो कहीं भी बैठ के पढ़ा जा सकता है। ऑनलाइन से अच्छी एजुकेशन आज के टाइम में नहीं है। आपको सब कुछ रिपीट मिल जाता है, कितनी बारी रिपीट कर करके देखिए, कितनी बारी, अगर कुछ समझ में नहीं आए बार बार रिपीट करके देखिए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलिए आइए, कौन प्लस आर्क हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आपसे पूछा था सवाल कि वह कौन सा स्वर है, एकमात्र स्वर जो अमात्रिक होता है। बताइए, मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। एकमात्र स्वर, अमात्रिक स्वर जो होता है वो होता है आपका ए। एकमात्र ऐसा स्वर है जो लगता तो है लेकिन कभी भी अपनी एकमात्र स्वर ए ही ऐसा होता है जो लगता तो किसी भी उसके बाद है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, यह अमात्रिक होता है। अगर मैं बात करता हूं राम की, एक बात ध्यान रखना कि कोई भी स्वर किसी भी शब्द के बीच में पूर्ण रूप से नहीं आएगा। जैसे मैं राम को कभी भी ऐसे नहीं लिख सकता, ये गलत है। स्वर अपनी मात्रा के रूप में किसी भी शब्द के बीच में आता है, ये रा मात्रा। अगर मैं बोलता हूं आपको राहुल, देखिए एक स्वर ये रहा और एक स्वर ये रहा, लेकिन दोनों स्वर मात्रा में आए। मैं कभी भी ऐसे नहीं लिख सकता राहुल को, ये कोई अब यहाँ पे आ या ऊ यहाँ पे लिखूं या यहाँ पे लिखूं, बताइए कैसे? तो ये गलत है और ये सही है। तो स्वर कभी भी बीच में मात्रा के रूप में नहीं आता, पूर्ण रूप से नहीं आता, मात्रा के रूप में आता है। तो अब देखिए, मेरा काम है समझाने का, ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए मैं बार बार एग्जांपल देके समझाता हूं। अब ए क्या होता है? ए एक ऐसा स्वर है जो अमात्रिक होता है। जैसे राम में ही ले लेते हैं, एक अच्छा सा वर्ड है राम, रे प्लस आ प्लस मैं। अब बताइए इसमें ए है कहीं? लेकिन ए है, इसमें मैं के साथ ए है, ये ऐसे। इसमें 4 वर्ण हैं, कितने? 4। आ दिखाई दे रहा है लेकिन ए दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मैं के नीचे हमने हलंत लगाया तो आ ए सामने आ गया। लेकिन अगर यही शब्द ऐसे होता तो बस इसमें 3 ही होते और मैं, इसमें ए नहीं होगा क्योंकि हलंत लगा हुआ है। लेकिन यहाँ हलंत नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हलंत लगाया और ए को सामने लेके आ गए। इसी तरह से इस शब्द में कोण प्लस आर्क में क्या दिया हुआ है?
हम नियम नंबर 1 पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ए प्लस ए। हम अभी यही एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम अभी यही एग्जाम्पल पढ़ेंगे आ। ठीक है, अभी हम इसी के एग्जाम्पल पढ़ेंगे ए और ए के। अब देखिए मैंने लिखा था कोण प्लस आर्क, कोण प्लस आर्क। देखिए यहां पे क्या है, अणे के बाद क्या है, ए के साउंड आता है, अणे के बाद ए का साउंड आता है। यार साउंड क्या आता है, टीचर हमेशा ये बताते हैं कि साउंड आता है। साउंड का मतलब क्या है, जब हमने वर्ण विच्छेद करना ही सीख लिया तो फिर मतलब ही खत्म हो गया। साउंड आता है कि नहीं आता है वो हमें पता है कि आता है नहीं आता है। हमने वर्ण विच्छेद करना सीख लिया तो इसका मतलब है हम समझ सकते हैं। जैसे के प्लस ओ प्लस अणे, अणे में यहाँ पे हलंत नहीं था तो इसका मतलब हम हलंत लगाएंगे और ए को सामने लेके आ जाएंगे। आ गया है सामने, तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे ए छिपा हुआ है, ए। और यहाँ पे सामने ए है ही शुरुआत में, तो शुरुआत में तो ए आ सकता है। मैंने कहा किसी भी शब्द के बीच में कोई स्वर नहीं आ सकता, अपनी मात्रा के रूप में आता है, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन शुरुआत में पूर्ण रूप से आ सकता है। देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्या हुआ, ए और ए मिलके नियम क्या कहता है, नियम नंबर 1 कहता है जब ए और ए मिलेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। तो कोण, जब मैंने आपको लिखा 2 + 2 कितना होता है 4। यहाँ पे एक सवाल था 3 + 2 + 2 + 5। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 2 + 2 4 लिख सकता हूं तो क्या इन दोनों 2 की जगह पे मैं 4 नहीं लिख सकता? भाई 3 + 4 + 5 लिख दिया, बात तो वही है फिर भी। इसी तरह से इस ए के और इस ए के स्थान पे अब अकेला ये आ जाएगा और इसे यहां से हटा देंगे दोनों को। कैसे? अब देखिए कैसे हटा देंगे, देखिए कैसे हटा देंगे। अब हमारा होगा यहां से ये ए हट जाएगा और यहां से ये हट जाएगा, इन दोनों के स्थान पे ये आ जाएगा। तो जहां पे 2 और 2 लिखे हुए थे वहीं पे तो 4 लिखा हमने, तो इन दोनों के स्थान पे लिखेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले को अणे, कोण, कोण लिखा, ये ए हटाया और ये हटाया तो इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा। यहां से ए हटा दिया हमने, यहां से ए, तो अब सीधा अर्क बचा। अब क्या बचा, रक, रक बचा, रक। लेकिन हमारे सामने आ है तो आ का साउंड यहां पे आएगा, क्या होगा, आ यहां पे आ गया और बचा क्या, ये। तो क्या बना, कोणार्क बन गया। क्या बन गया, कोणार्क बन गया। अब आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत आराम से समझाया है इसको। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल ही हम लोग देख लेते हैं। हम देखते हैं धर्म प्लस अर्थ। धर्म प्लस अर्थ। अब देखिए धर्म, मैंने आपको बताया है कि मैं जो ए होता है वो छुपा रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे ए, अगर हलंत नहीं है तो इसका मतलब है कि ए है 100%। ठीक है ना, ए प्लस ए क्या होगा, क्या बनेगा, आ बनेगा। क्या बनेगा, आ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, इसके और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, धर्मार्थ। क्या हो गया, हमारा जो उत्तर हो गया वो बन गया धर्मार्थ। जो रे है ये मैं के ऊपर ही है, ध रे में आ रहे थे, धर्मार्थ क्या बना, धर्मार्थ आपका आंसर बन गया। तो ये समझ में आपकी आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हुई नहीं होगी कि अलग से कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें हुई है। तो ये समझ में आया धर्मार्थ। अगर हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा आपका, एग्जाम्पल होगा आपका सत्य प्लस अर्थी। क्या होगा, सत्य प्लस अर्थी। यहां पे देख लेते हैं, सत्य प्लस अर्थी। देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे मैंने बताया था हलंत नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे हलंत नहीं है। इसका अर्थ है कि यहां पे ए है, तो ये ए हो गया यहां पे, और यहाँ पे ए पहले से है ये सामने, तो ए प्लस ए मिलकर क्या बना, आ बना। और ये नियम क्या है, दीर्घ स्वर संधि का नियम है। किसका, दीर्घ स्वर संधि का। इस ए को हटा देंगे और इसे हटा देंगे तो दोनों के स्थान पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सत्य आ थी।
क्या बन गया? सत्यार्थी बन गया। क्या बन गया? सत्यार्थी बन गया। क्या बन गया? सत्यार्थी। अब देखते हैं धनार्थी। क्या देखते हैं? धनार्थी को देख लेते हैं। यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे आंसर एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। धन प्लस अर्थी। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे न के बाद ए है, क्योंकि न के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब न के साथ ए की साउंड है, तो ए प्लस ए, तो क्या बना यहां पे बना आ। क्या बना? आ बन गया। तो अब इस न के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, आ जाएगा। तो धन, आ का डंडा और ये, तो क्या बन गया? धनार्थी बन गया। क्या बन गया? धनार्थी बन गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में तो आ ही रहा होगा। समझने में तो कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं हो रही होगी ना, कि भाई इसमें कुछ अलग से आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो नियम नंबर 1, ए और ए को हमने बहुत अच्छे से समझा। इसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए। ऐसे ही हम 3 से 4 एग्जाम्पल, हर उसके एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम सब हर चीज के एग्जाम्पल देखते हुए अच्छे से चलते रहेंगे। अब देखिए हम देखते हैं ए प्लस आ के एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? ए प्लस आ, क्या बनेगा? आ। अभी दीर्घ स्वर संधि चला हुआ है, जब तक मैं ना कहूं तब तक यही चलता रहेगा अभी, क्योंकि अभी मुझे अच्छे से इसको पढ़ाना है। ए प्लस आ क्या बना? आ बना। तो एग्जाम्पल देखते हैं हर चीज़ के। मुझे कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल तो देने हैं, किसी के 3 किसी के 4 एग्जाम्पल मुझे रखने ही है। कुश प्लस आसन क्या बनेगा? कुश प्लस आसन। क्या बनेगा? कुश प्लस आसन। एक बात देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब भी आप संधि विच्छेद करोगे तो संधि विच्छेद करने पर आपको दोनों तरफ का कोई मतलब निकलता है। जैसे कुशासन होगा, इसका अर्थ होगा, लेकिन कुशासन होगा, कुशासन क्या होगा? इसका जो अर्थ होगा वो होगा कुशासन, कुशासन। लेकिन कुश का मतलब होता है घास और आसन का मतलब होता है बिछोना, अर्थात बैठने का वो स्थान। ठीक है ना? आसन, ठीक है ना? आसन का मतलब होता है बैठने का स्थान। तो अब एक बात देखिए आप लोग, तो दोनों का अर्थ है ना संधि विच्छेद करने पर। अब हम इनको शब्द बनाते हैं। इससे कैसे शब्द का निर्माण होता है आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। जैसे कुश, मैंने आपको बताया था जब भी हलंत नहीं होगा, हलंत नहीं है इसके नीचे, तो इसके साथ ए है, क्योंकि कै प्लस उ प्लस शे और प्लस ए बनेगा, है ना? क्योंकि हलंत नहीं है तो हलंत लगाते ही ए अलग निकल जाएगा। तो अब देखिए यहां से क्या आएगा? यहां से ए आ जाएगा और यहां से क्या आएगा? आ जाएगा। तो क्या बनेगा? दोनों का आ बन जाएगा। तो क्या हुआ? इसे और इसे हटा देंगे, इनके स्थान पर ये आ जाएगा, वाला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कु शे। शे के तुरंत बाद जो आपके दीर्घ स्वर संधि होती है या स्वर संधि होती है, उसमें सारे जो नियम लगते हैं वो प्लस से इधर लगते हैं। तो आ का साउंड इस तरफ आ जाएगा प्लस से, या इन दोनों के स्थान पर अकेला ही आ जाएगा। भाई प्लस के, और यहाँ पे ए था, यहाँ पे आ, प्लस से पहले अब यहाँ पे ए लिखते और फिर आ लिखते, लेकिन दोनों के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? आ, तो हम सीधा यहाँ पे आ लिख देते। अब बचा क्या? सन। तो क्या हो गया? कुशासन। क्या हुआ? कुशासन। क्या बना? कुशासन बन गया। पुस्तक प्लस आल्य क्या हुआ? नंबर 2 पर हम लोग देखते हैं पुस्तक प्लस आल्य। पुस्तक प्लस आल्य। देखिए पुस्तक, कै के बाद किसकी साउंड है? मैंने आपको बताया था कैस के बाद ए। यहाँ पे है ए और यहाँ पे है ये आ, पहले से आया हुआ है आ। तो यहाँ पे क्या हुआ? ए और आ मिलकर क्या बना? आ बना। क्या बना? आ बना। अब इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। तो हम लिखेंगे पुस्तक, पुस्तक, ये दोनों हट जाएंगे तो इनके स्थान पर अकेला आ जाएगा आ, और बचा क्या? ले और ये। तो क्या बना? पुस्तकालय बना। क्या बना? पुस्तकालय बन जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम लोग आपके लिए वो सब कुछ कर सके जो हम करना चाहते हैं। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। अगर आप सपोर्ट करते हो तो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। आज के लिए आप लोगों का शुक्रिया।